Beginning everyone. Okay. Just let me know. Am I audible clearly, everyone? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके सेजल, थैंक यू। एक 2 मिनट के लिए हम वेट करते हैं। अगर बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। धनश्री, साइली, कल आपने सेशन ज्वाइन नहीं किया था क्या? आज आपका फर्स्ट सेशन है। ओके। तो आपने कल का सेशन गो थ्रू किया है, रिकॉर्डिंग देखा है साइली? करेक्ट। ओके। मुझे ये बताओ, आपने टेलीग्राम पे जो फ्री ग्रुप्स है वो ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं। ओके। तो मैं आपको वो फ्री ग्रुप्स की लिंक अभी शेयर कर देती हूँ चैट बॉक्स में। दोनों में से कोई भी फ्री ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। तो वहां पे फ्री ग्रुप पे रिकॉर्डेड सेशन की लिंक रहती है। तो सेशन की जो रिकॉर्डिंग है उसकी लिंक रहेगी। तो उस लिंक के थ्रू आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हो। अब प्रीवियस एक ही सेशन हुआ है कल का, लेकिन कल का सेशन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल के सेशन में हमने पूरी टाइमलाइन डिस्कस की है कि कोर्स की टाइमलाइन क्या रहेगी, हर एक मॉड्यूल में कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्लेसमेंट कैसे होने वाला है, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसी है, और कौन से मॉड्यूल्स है। ठीक है। तो कल का सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे, साइली एंड धनश्री, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और फिर अगर कुछ डाउट्स है तो हम नेक्स्ट सेशन में उसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। तो ये दो ग्रुप्स की लिंक मैंने आपके साथ शेयर की है। फर्स्ट वन इज पाइथन डेटा साइंस, सेकेंड वन इज फुल स्टैक पाइथन। डोंट वरी, अपना जो कोर्स रहेगा दैट इज गोइंग टू बी अ पाइथन फुल स्टैक विथ डेटा साइंस। ओके। इन दोनों में से किसी भी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, धनश्री, साइली। दोनों ग्रुप्स पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आज के सेशन की लिंक आपको कहाँ से मिली थी? नहीं, ये सेशन किसे ज्वाइन किया?
ओके, फाइन। डेली सेशन व्हाट्सएप को लिंक सेंड किया था मैम ने। अच्छा, नो प्रॉब्लम। इसके आगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हर एक सेशन की लिंक आती जाएगी, आप वहां से मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। प्लस वहां पे आपको रिकॉर्डेड सेशन की भी लिंक मिलेगी, तो जो प्रीवियस रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है साइली? ओके, चलो, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जस्ट अ मिनट, मैं बस मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेती हूँ so that I can see your messages. बस मुझे ये बताओ, स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस। यस, स्क्रीन विजिबल है। हाँ, थम्स अप या फिर मैसेज में चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। पूरा यस लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ वाई टाइप किया तो भी चलेगा। थम्स अप या फिर वाई फॉर यस। ओके, परफेक्ट। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? परफेक्ट। सी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल सेशन ज्वाइन किया था। आई थिंक आज के सेशन में सिर्फ साइली और धनश्री ही नए हैं, लेकिन सबके लिए है। आप जितना सेशन इंटरैक्टिव रखोगे, उतना आपको भी मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है? मतलब होता कैसे है कि मैं अगर एक पॉइंट पढ़ा रही हूँ और आप इंटरैक्टिव हो, तो उस पॉइंट से रिलेटेड एक दो चीजें अपने आप एक्स्ट्रा की बताई जाती है। राइट? जैसे कि हम अगर अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, तो बातें करते करते अगर फ्रेंड्स अपने साथ इंटरैक्टिव है, उसे इंटरेस्ट है, ऐसे लग रहा है, तो हम बहुत सारी बातें कर बैठते हैं। सिमिलर मतलब सेम वे में टीचिंग में रहता है। जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है तो वो तो मैं बाय डिफॉल्ट आपको बताऊंगी ही। लेकिन अगर आप इंटरैक्टिव रहते हो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बता दूंगी अननोइंगली। वो अपने आप हो जाता है। सो बस ये एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज इंटरैक्टिव रहो। ठीक है? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज टाइप आर फॉर रिपीट। आपको मैं बहुत कष्ट भी नहीं देने वाली मैसेजेस टाइप करने के लिए। लिटरली आप शॉर्टकट यूज करो, आर फॉर रिपीट, वाई फॉर यस, एन फॉर नो, वॉट एवर इट इज। ठीक है? लेकिन इंटरैक्टिव रहो, सो दैट मुझे पढ़ाने में और एक्स्ट्रा चीजें बताने में मजा आएगा। एज यू कैन सी डीपी, ये जो प्रोफाइल पिक्चर मैंने रखा है गूगल मीट पे जो आपको दिखता है, तो वो रखने के पीछे एक ही मोटो था कि सबको पता चले इनसे डरना नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ट्रेनिंग स्टार्ट करते ही मैंने पहले वो प्रोफाइल पिक्चर सेट कर दिया, तो बस इतना लगे कि हाँ, इनसे डरना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, डरावनी हूं क्या मैं? बिल्कुल भी नहीं। जितनी छोटी उस पिक्चर में दिख रही हूँ उतनी ही हूँ। बहुत सालों पहले की ये फोटो है, अब मैं बड़ी हो गई, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है? तो एंजॉय करो, इंटरैक्टिव रहो। बहुत सारे जोक्स होते रहेंगे, कभी मुझ पे कभी आप पे। बस ऑफेंड मत होना। ठीक है? ओके, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड टाइप कर रही हूँ, बस मुझे इतना बता दो। इज इट विजिबल? ये फॉन्ट विजिबल है एवरीवन? इस फॉन्ट को बढ़ाने की जरूरत है क्या?
सबसे इम्पोर्टेंट, ये ब्लैक थीम ओके है? इसे व्हाइट करना है या ब्लैक ओके है? परफेक्ट, नाइस। आपने थम्स अप दिया तो भी चलता है मुझे। एटलीस्ट उतना तो पता चल रहा है कि आप हो यहाँ पे, दैट्स इट। नहीं तो वो ऐसे लगता है, अरे मैं अकेली ही बात कर रही हूँ, कोई है ही नहीं। एंड यू ऑल नो अकेले कौन बात करता है। ठीक है, एनीवेज, सो जैसे मैंने कहा था कि आज हम टेक्निकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेक्निकल में अगर डायरेक्टली मैं आपको कहती हूँ चलो लेट्स स्टार्ट विद द पाइथन प्रोग्रामिंग, तो नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वर्क। तो इस तरीके से हमें स्टार्ट नहीं करना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। एग्जैक्टली होता क्या है भाई, सब करना है, क्या करना है, लेकिन है क्या। अब ये जो प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है, किस लिए चल रहा है? कंप्यूटर्स के लिए। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वी हैव टू नो दी सम पॉइंट्स अबाउट द कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले मेरा बस सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर? यस एवरीवन। हाँ, आंसर गलत होने पे कोई भी डांटेगा नहीं, डाउट्स पूछने पे कोई भी डांटेगा नहीं। तो डाउट्स पूछने हैं, आंसर देने हैं, गलत होगा तो भी चलेगा। कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर, ओके। कैसा हार्डवेयर है? यूजफुल फॉर सो मेनी फंक्शंस लाइक डूइंग कोडिंग, कैलकुलेशंस, रिसर्च एक्सेट्रा। योगेश्वर, प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई दोगे तो अच्छा होगा, बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। या फिर एटलीस्ट हैंड रेज करो, हैंड रेज करो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अनम्यूट करो एंड देन यू कैन अनम्यूट एंड आंसर। एटलीस्ट हैंड रेज करो। ओके एवरीवन। यस, बाकी सब, साइली, धनश्री, सेजल, जानवी, सोहेल, क्या लगता है? व्हाट इज कंप्यूटर? नहीं सिद्धेश, सिंपल, ये जो हम कंप्यूटर कंप्यूटर बोलते हैं, तो व्हाट इज कंप्यूटर, जो आपने बताया वो करेक्ट है। उसी के रेफरेंस से हम आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो सिद्धेश ने जो आंसर दिया है वो क्या है? कंप्यूटर इज अ हार्डवेयर विच इज यूजफुल फॉर सो मेनी फंक्शंस लाइक डूइंग कोडिंग, कैलकुलेशंस, रिसर्च। अब जो भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, या फिर कोई रिसर्च कर रहा है, या फिर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग यूजिंग कंप्यूटर। ओके धनश्री, सो परफेक्ट। बेसिकली कंप्यूटर की हेल्प से हम डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन हो, रिसर्च हो, प्रोग्रामिंग हो, वॉट एवर वी आर डूइंग यूजिंग कंप्यूटर, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेसिंग डेटा। करेक्ट है। अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, तो डेटा प्रोसेस करने के लिए पहले हमें कुछ तो इनपुट देना होगा। First, we have to give some inputs to the to that computer. Then it will process that data. जो भी input है, that input is nothing but the data. So computer will process that data and it will give us the output. Correct है? अब ये सब प्रोसेस जिस हार्डवेयर पे चल रही है, वो हार्डवेयर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। So can we say computer is a electronic device?
which process data based on input and gives us output. Can we say that? Computer is an electronic device which process data based on input and gives us the output. तो जिस टाइप का डेटा आप दोगे उस डेटा पे प्रोसेस करके कोई ना कोई तो आउटपुट हमें मिल जाएगा। लेकिन इस कंप्यूटर डिवाइस को इनपुट देने के लिए अपने पास कुछ तो होना चाहिए। There should be some ways to give input to the computer. So we have to find out the input devices and output devices. तो जब हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं तो देयर आर गोइंग टू बी सम इनपुट डिवाइसेस, देयर आर गोइंग टू बी सम आउटपुट डिवाइसेस। करेक्ट है? अब यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? आपके इस पूरे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? क्या लगता है? परफेक्ट। अभी जो भी टेक्स्ट मैं टाइप कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है। मैं कहीं और पे टाइप कर रही हूँ, दिख रहा है मॉनिटर पे। सो यही एक प्रूफ है। सबसे पहले इनपुट कहाँ से मिल रहा है? कीबोर्ड से। आपको आउटपुट कहाँ पे दिख रहा है? मॉनिटर पे। सो यहीं पे अपना एक इनपुट आउटपुट डिवाइस कवर हो गया, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब कीबोर्ड जैसे इनपुट डिवाइसेस, सिमिलरली माउस इज आल्सो इनपुट डिवाइस। देन जैसे मॉनिटर ये आपका आउटपुट डिवाइस है, सिमिलरली जब भी आप कुछ प्रिंट आउट निकालते हो तो प्रिंट आउट्स निकालने के बाद वो प्रिंटर के थ्रू आपको मिलती है। करेक्ट? सो प्रिंटर इज नथिंग बट द आउटपुट डिवाइस। अगर आप उस प्रिंटर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो तो इनपुट डिवाइसेस के लिए जैसे आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, सिमिलरली बहुत बार हम एक क्या वो कैमरा ऐड कर देते हैं। बहुत बार जब भी मीटिंग रहती है या इंटरव्यू रहता है तो वो कैमरा हम ऊपर से लगा देते हैं, राइट? अटैच कर देते हैं सो दैट पिक्चर क्लियर दिखे। सो जो कैमरा है इज ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस। कुछ तो इनपुट दे रहे हैं हम वहां पे। सिमिलरली बहुत बार हम हेडफोन्स कनेक्ट करते हैं, राइट? तो वो हेडफोन्स माइक्रोफोन से कनेक्ट होते हैं सो दैट जो भी हम बातें कर रहे हैं वो एज अ इनपुट आपके कंप्यूटर को मिल जाए। सो माइक्रोफोन्स आर आल्सो इनपुट डिवाइसेस फॉर द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये पॉइंट समझ में आ रहा है एवरीवन? परफेक्ट। अब अभी जितने भी इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हमने देखे, दीज आर नथिंग बट दी हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर और ऑफ योर कंप्यूटर्स। तो हार्डवेयर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट अभी पॉइंट देखा, दैट इज इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे आपके कंप्यूटर के क्या है? हार्डवेयर हैं। लेकिन हमने अभी जो कहा कि भाई हम कुछ तो डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं कंप्यूटर को टू प्रोसेस। तो वो जो डेटा हम प्रोवाइड करेंगे तो उस डेटा को स्टोर करना इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेटा स्टोर करने के लिए अपने पास अगेन एक हार्डवेयर होने की जरूरत है। And those hardwares are nothing but the RAM, ROM, and yes, everyone, RAM, ROM और सबसे पहले हमने कुछ तो डेटा दिया है, उस डेटा को स्टोर करना होगा। डेटा स्टोर करने के लिए अपने पास मेमोरी स्टोरेज होना चाहिए। तो मेमोरी स्टोरेज में मैंने दो बता दिए, रैम एंड रोम। और क्या होगा? परफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हार्ड डिस्क। देन अभी जैसे मैंने कहा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर नथिंग बट दी हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। अब इनपुट आउट सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस से कुछ तो डेटा मिलेगा। यूजिंग मेमोरी दैट इज रैम, रोम, हार्ड डिस्क, उस डेटा को स्टोर किया जाएगा। आफ्टर दैट उस डेटा पे प्रोसेसिंग करने के लिए वी नीड सीपीयू एंड सीपीयू इज अगेन वन ऑफ द हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर।
एंड एट द एंड यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वी विल गेट द आउटपुट। यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट? अब यहाँ पे और भी आपके हार्डवेयर ऐड हो सकते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड होता है, देन अपने प्रोसेसर्स के चिप्स रहते हैं, एवरीथिंग आर गोइंग टू बी योर हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, ओके जानवी, क्या रिपीट करूं? सेम, हम अभी जो देख रहे हैं दीज आर नथिंग बट दी हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर जो अपना है, हाँ, अपना जो कंप्यूटर है वो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इन दोनों को मिला के क्रिएट होता है। तो हार्डवेयर में एग्जैक्टली कौन से पार्ट्स आते हैं, विच आर दी हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर? तो उसमें सबसे पहले हमने देखा मेमोरी से रिलेटेड कुछ हार्डवेयर से जो हार्डवेयर पार्ट है, दैट इज रैम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क मेमोरी होती है। इन तीनों को हम इन डिटेल देखने वाले हैं थोड़ी ही देर में। फिर ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की हम बात कर रहे थे, अगेन ऑल दीज आर दी हार्डवेयर। देन हमने देखा सीपीयू, प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मीनिंग ही क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो भी डेटा आपके पास है उस पर प्रोसेस करने के लिए वी नीड दिस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज नथिंग बट द अगेन हार्डवेयर ऑफ योर कंप्यूटर। ओके जानवी? यस, तो सिंपल इसे हमने कैटेगराइज कैसे किया? जो भी डेटा आपके कंप्यूटर को मिलेगा वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू मिलेगा। जैसे ही वो डेटा मिलता है, यूजिंग दिस मेमोरी वी आर गोइंग टू स्टोर दैट डेटा। उसके बाद यूजिंग सीपीयू वी आर गोइंग टू प्रोसेस दैट डेटा एंड अगेन यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वी विल गेट द आउटपुट। इसके अलावा बहुत सारे हार्डवेयर अपने पास प्रेजेंट है क्या? तो यस, लेकिन लेट्स नॉट टॉक अबाउट देम। अभी के लिए तो उसकी जरूरत नहीं है। जितने बेसिक हार्डवेयर हमें चाहिए जिसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है, मैंने उतने यहाँ पे नोट कर लिए। आफ्टर दैट कमिंग टू द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जब हम कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देखा जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन इस कंप्यूटर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है दैट इज नथिंग बट दी ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आप में से किसी ने न्यू लैपटॉप लिया है? अभी अभी नया लैपटॉप खरीदा है? चलो, नहीं लिया है तो भी दैट्स ऑल्सो फाइन। आपने कभी किसी शोरूम में जाकर न्यू लैपटॉप देखा है क्या? एनीवन? यस, तो जितने भी न्यू लैपटॉप्स वो अपने शॉप में रखते हैं, हर एक लैपटॉप पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से रहती है। आपने ऐसा लैपटॉप देखा है जिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिर्फ लैपटॉप है? सिर्फ लैपटॉप है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा किसी ने देखा है? नो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन सिर्फ मशीन है। मशीन इन द सेंस लैपटॉप एक सिंपल हार्डवेयर है, ऐसा हार्डवेयर जिसका कुछ भी यूज नहीं है, राइट? तो जब तक आप आपके इस हार्डवेयर पे, इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे, जब तक ये सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हो, तब तक इस डब्बे का कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी फायदा नहीं। किसी का वोडाफोन आइडिया ऐसा कोई सिम कार्ड है? जनरली अभी कोई यूज नहीं करता है, लेकिन अगर पहले आपके पास रहा होगा तो मोबाइल बढ़िया है, लेकिन अपने पास वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है, कहीं पे घूमने जाओ वो मोबाइल नहीं रहता, वो कैमरा बन जाता है, क्योंकि उसमें रेंज ही नहीं होती है, राइट? एक्चुअली वो मोबाइल है जिसका यूज कॉलिंग के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास वोडाफोन आइडिया का सिम कार्ड है तो उसे रेंज नहीं रहेगी, एंड वो डिब्बा जो मोबाइल है वो कैमरा बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास अगर लैपटॉप है, उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो कुछ नहीं, वो सिर्फ एक शोपीस है, उसका आप कहीं पे भी कुछ भी यूज नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसके सिवा आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को कुछ भी मीनिंग नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर एवरीवन? यस। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स में बात करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई एग्जैक्टली ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देन ये हार्डवेयर जो है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, ये एग्जैक्टली क्या रोल प्ले करते हैं इस पूरे कंप्यूटर में। सो लेट्स स्टार्ट विद दी मेमोरी फर्स्ट। ये जो रैम, रोम और हार्ड डिस्क, ये मेमोरीज के पॉइंट्स मैंने लिखे, तो इन तीनों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ये जो अपनी मेमोरीज है, इन्हें दो टाइप्स में, मेमोरी स्टोरेज को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन से दो टाइप्स होते हैं, किसी को पता है? मेमोरी स्टोरेज को वी ऑलवेज डिवाइड इन दी टू पार्ट्स। नो, उससे पहले भी एक पार्टीशन होता है, बाइफरकेशन होता है कि इसे इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसा सुना है एवरीवन? परफेक्ट। टेम्पररी, परमानेंट या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी है ना, इस प्राइमरी को ही कहा जाता है टेम्पररी मेमोरी। क्यों, थोड़ी देर में देखेंगे। देन दूसरा टाइप रहता है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, और इसे कहा जाता है परमानेंट मेमोरी। तो अब प्राइमरी मेमोरी में कौन से मेमोरी स्टोरेज आते हैं, तो रैम और रोम, ये जो दो स्टोरेज है, मेमोरी स्टोरेजेस, दोज कम्स अंडर दी प्राइमरी मेमोरी दैट इज टेम्पररी मेमोरी। ठीक है। एंड आपकी जो हार्ड डिस्क है, वो कहाँ पे आ जाती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में, दैट इज परमानेंट मेमोरी में। क्लियर है? तो ये दो पार्टीशंस होते हैं। अब हम रैम, रोम को प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, रैम टेम्पररी क्यों है और हार्ड डिस्क परमानेंट क्यों है, लेट्स सी दोज पॉइंट्स। तो होता क्या है, अपने पास होता है अपना ये सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है, डेटा प्रोसेसिंग, करेक्ट? सीपीयू का काम है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग के लिए अपने पास डेटा होना जरूरी है। तो इनपुट डिवाइसेस से मैं कुछ डेटा दे भी दूंगी, लेकिन वो डेटा स्टोर करना जरूरी है। अब डेटा स्टोर करना क्यों जरूरी है, एक सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। सब हो यहाँ पे, एक्टिव हो एवरीवन? फटाफट थम्स अप दे दो एवरीवन। चल, मैं कुछ, हाँ, बेसिक कैलकुलेशंस में बोल रही हूँ, आपको फटाफट मुझे आंसर देने, ठीक है? 2 + 5। फटाक से आना चाहिए। ओके, परफेक्ट। 10 + 3 + 7। परफेक्ट। 13 + 5 + 2। परफेक्ट। 23 + 25। नाइस। 10 + 12 + 20 + 25 + 28 + 30 + 32 + 35। विदाउट यूजिंग पेन पेपर, हाँ? डिजिट सी, नंबर सी भूल गए, राइट? अगर मैं थोड़ा सा ये स्पीड स्लो डाउन करती या आपके पास पेन पेपर होता, स्टार्टिंग में मैं जब दो दो तीन तीन नंबर्स बोल रही थी,
तो वो 2 ही नंबर्स थे, 3 ही नंबर्स थे। आप कहीं न कहीं पे आपके दिमाग में वो स्टोर कर पा रहे थे, राइट? जब मैंने 5-6 नंबर्स बोल दिए एक साथ, तो उसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं हुआ। वही अगर आपके हाथ में पेन पेपर रहता, तो आप इज़िली उसे स्टोर कर सकते थे। बेसिकली डेटा प्रोसेस करने के लिए उसे स्टोर करना ज़रूरी है, फिर वो पेन पेपर हो या फिर अपना दिमाग। तो स्टार्टिंग में हम डेटा स्टोर नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं था। लेकिन डेटा कम था, तो हम अपने दिमाग में इज़िली वो फिट कर रहे थे, कैलकुलेशंस कर पा रहे थे। जैसे ही नंबर्स बढ़ गए, तो वो दिमाग में स्टोर करना पॉसिबल नहीं हुआ। वी हैव टू यूज़ पेन पेपर। पेन पेपर पे हम नंबर लिख रहे हैं, दैट मीन्स हम डेटा स्टोर कर रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग। दैट्स व्हाई वी नीड मेमोरी स्टोरेज टू स्टोर द डेटा, टू प्रोसेस द डेटा। तो अब हमें डेटा स्टोरेज क्यों चाहिए, मेमोरी स्टोरेज क्यों चाहिए, वो तो पता चल गया। अब देखते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत क्या है। अभी जो पेन पेपर पे डेटा हम लिख देते, तो पेन पेपर का डेटा थोड़ी ही देर में वैनिश हो जाता क्या? पेन पेपर पे जो डेटा था, वो वैनिश हो जाता क्या? नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने सेकंड कैलकुलेशन क्या पूछा था, तो आपको सेकंड कैलकुलेशन के नंबर्स याद है क्या? सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन, ये नंबर्स हमें याद है क्या? नो। क्योंकि वो हमने तो दिमाग में स्टोर किए थे ना, इमीडिएटली प्रोसेसिंग कर दी, आंसर बता दिया। तो अब वो नंबर्स अपने मेमोरी में स्टोर है क्या? नहीं है। सो अपने दिमाग में हम जो प्रोसेसिंग के लिए डेटा ले रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर टेम्पररी मेमोरी। पेन पेपर पे वही डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट योर हार्ड डिस्क मेमोरी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? टेम्पररी एंड परमानेंट, एग्जैक्टली क्या हो रहा है? परफेक्ट। अब हार्ड डिस्क पे हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, वो डेटा परमानेंट होता है। लेकिन जब आप उस डेटा पे प्रोसेस कर रहे हो, तो डेटा पे प्रोसेस करने के लिए हम पेन पेपर पे ही प्रोसेसिंग करते हैं क्या? नहीं। पेन पेपर पे तो हम नंबर्स लिख के रखते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन की बारी आती है, तो वो नंबर्स हम अपने दिमाग में ही लेकर जाते हैं। अपने जो ब्रेन सेल्स है, वही उस पे काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये एप्लीकेशन है। दिस इज नथिंग बट दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। सिमिलरली मेरे पास एक और एप्लीकेशन है, दैट इज नथिंग बट दी माइक्रोसॉफ्ट पेंट। एक और एप्लीकेशन है हमारे पास, दैट इज नथिंग बट दी पीपीटी मेकर। ठीक है? तो ये 3 एप्लीकेशंस है। अब ये तीनों एप्लीकेशंस हमें कभी भी यूज करने की जरूरत लग सकती है। तो इसे हम कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे? हार्ड डिस्क पे। जब मैं कहती हूँ कि अरे मुझे ना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन यूज करके मुझे कोई तो डेटा है जिस पे प्रोसेसिंग करना है। अब ये जो सीपीयू है, सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्ट विद द हार्ड डिस्क। सीपीयू कभी भी हार्ड डिस्क के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है क्या? नो। तो फिर होता क्या है, जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये एप्लीकेशन यूज करना है, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डबल क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं उसे डबल क्लिक करती हूँ, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, ये जो एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे लोड हो जाता है? आपके रैम मेमोरी में। इट गेट लोड ऑन दी रैम मेमोरी। अब ये वर्ड एप्लीकेशन रैम मेमोरी में आ गए हैं। जैसे ही वर्ड एप्लीकेशन रैम में कॉपी हो जाता है, नाउ सीपीयू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस एप्लीकेशन। फिर इनपुट डिवाइसेस से हम जो भी इनपुट दे रहे हैं, मतलब कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से जो भी इनपुट्स देते हैं, वो सारे इनपुट्स इस वर्ड एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल एस करके डेटा सेव करती हूँ, जो भी डेटा हमने इस वर्ड में स्टोर किया था, वो आपके हार्ड डिस्क में, आपके हार्ड ड्राइव में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अब आपका ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू है, वो सीपीयू डायरेक्टली कौन से मेमोरी से कनेक्ट हो रहा है? रैम मेमोरी से। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी।
और आपका सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है। हार्ड डिस्क से कंपल्सरी हमें पूरा डेटा रैम पे लोड करना होगा, तभी उस डेटा को, उस एप्लीकेशन को आपका सीपीयू यूज कर सकता है। दैट्स व्हाई हार्ड डिस्क इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? व्हाई प्राइमरी, व्हाई सेकेंडरी? एज आई सेड, कल ही मैंने जो बताया था कि हम सारी चीजों का व्हाई देखने वाले हैं। सो रैम को हम प्राइमरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं और हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं? हाउ हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट मेमोरी एंड रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी। ये क्लियर है एवरीवन? परफेक्ट। अब बहुत बार, मतलब अभी ये नहीं होता है, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप के लिए बैटरी बैकअप रहता ही है, तो कंपलसरी कनेक्टेड ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज रोम का फुल फॉर्म ही है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में ऐसे ही किसी भी डेटा को एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है? हमें वो स्पेसिफाई करना होगा कि ये जो एप्लीकेशन है, ये जो डेटा है, वो रीड ओनली मेमोरी से बिलोंग करता है, तभी वो रीड ओनली मेमोरी में जाएगा। अदरवाइज सारा डेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी में ही जाता है, जहाँ पे हम रैंडमली उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मीनिंग होता है रीड, राइट, एडिट। ओके, यस। चलो, रैम का रोल और हार्ड डिस्क का रोल तो पता चल गया। जैसे अभी सिद्धेश ने पूछा कि रोम मेमोरी का क्या, ऐसा कौन सा डेटा है जो रोम में रहेगा? पॉइंट तो क्लियर है, मतलब करेक्ट है पॉइंट। अभी तो हमने प्राइमरी में सिर्फ रैम की बात की, रोम कहाँ पे है? तो रोम के लिए लेट्स गो फॉर दी योर सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर में हमने रैम कवर किया, हार्ड डिस्क कवर किया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कवर किए, सीपीयू कवर किया, सिर्फ रोम रिमेनिंग है। लेकिन रोम के लिए सबसे पहले लेट्स गो फॉर दी सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बार फटाक से सर्च करो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे स्टैंडर्ड डेफिनेशन चाहिए, तो गूगल से सर्च किया तो भी चलेगा एवरीवन। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? Okay, Sohel. Yes. What about others? Operating system is a software that controls computers, hardware, and software. Okay, Dhanashri. चलो, हम सर्च करते हैं यहाँ पे। What is operating system? अब इस विकिपीडिया पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मिल जाएगी। An operating system is system software that manages computer hardware and computer software resources and provides common services and computer programs. समझ में आ रहा है? जब मैं कहती हूँ स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तो हमें कहाँ पे जाना है? विकिपीडिया पे। तो
लेट्स कॉपी पेस्ट दिस डेफिनेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो वर्ड्स है ना वो हाईलाइट कर लो, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसे अभी हमने देखा। सेकेंड, सॉफ्टवेयर्स, एंड इट प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, वर्ड्स क्लियर है जो हमें हाईलाइट करने हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर, एंड देन कॉमन सर्विसेज। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे थे, अभी मैंने कहा कि ये एप्लीकेशन है, राइट? एप्लीकेशन इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नथिंग बट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम एप्स जिसे कहते हैं, दैट एप्स आर नथिंग बट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये हमने कौन से मेमोरी में स्टोर किया था? कोई भी एप्लीकेशन हो, वो कौन से मेमोरी में स्टोर होता है? सेकेंडरी, दैट इज परमानेंट। परफेक्ट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली सॉफ्टवेयर है। अपने लिए जो कीवर्ड है वो क्या है? सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर। तो वो कहाँ पे स्टोर रहेगी? इफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर, तो वो कौन से मेमोरी में स्टोर रहेगी? अपने पास जो भी सॉफ्टवेयर है, वो सारे सॉफ्टवेयर कौन से मेमोरी में स्टोर होते हैं? हार्ड डिस्क मेमोरी में, दैट इज परमानेंट मेमोरी में। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। अगर मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो वो सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क से रैम पे लोड होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। करेक्ट। अब अगर आपका लैपटॉप बंद है, लैपटॉप बंद है, तो ऑब्वियसली रैम मेमोरी में अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। जैसे ही काम हो जाता है, रैम मेमोरी पे जो भी डेटा है वो पूरा डेटा वैनिश होता है। हाँ, हम एक बात डिस्कस कर रहे थे कि पहले हम कंप्यूटर यूज करते थे, तो कंप्यूटर यूज करने के लिए कंपलसरी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती थी। जैसे ही लाइट चली जाती थी, अगर मैंने अपना कोड सेव नहीं किया है, मैंने अपना डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया है, तो वो डॉक्यूमेंट चला जाता था, डिलीट हो जाता था, क्योंकि हमने वो उसे सेव नहीं किया था। ये हुआ है आपके साथ? मेरे साथ कॉलेज में होता था। मैं कोड टाइप करते जाती थी और वो सेव करना भूल जाती थी। मतलब सेव ही नहीं करती थी, वो मेरी एक्चुअली गलती थी। मैं बस कोड टाइप करती थी और बीच में ही वो लैब की लाइट चली जाती थी कॉलेज में। जैसे ही लाइट चली गई, मैंने लिखा हुआ पूरा 100-150 लाइन का जो कोड था वो चला जाता था। ये होता था लिटरली। अब लैपटॉप्स की वजह से ये होता नहीं है, लेकिन हाँ, कॉलेज में मैंने ये बहुत फेस किया है। हर बार मैं ये गलती कर देती थी, कोड टाइप किया लेकिन सेव करना भूल गई और वो चला गया। राइट। तो ये चला क्यों जाता था? जब हम उस चीज पे काम कर रहे होते हैं ना, तो प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है? रैम मेमोरी में। ये क्या है? प्राइमरी मेमोरी, दैट इज टेम्पररी मेमोरी। जैसे ही लाइट चली जाती है ना, वो एप्लीकेशन रैम मेमोरी से वैनिश हो जाता है। तो रैम पे जितना भी डेटा आपने टेम्पररीली स्टोर किया था, वो वैनिश हो जाता है।
आपको उसे परमानेंटली स्टोर करना होगा तभी वो स्टोर रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम पे जो भी डेटा था वो तो वैनिश हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो कहाँ पे स्टोर रहेगा? आपके हार्ड डिस्क पे, आपके परमानेंट मेमोरी में। अभी तो हमने देखा कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप इज़ नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल मशीन जिसका कुछ भी यूज़ नहीं है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिब्बे का हम कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते। अब इस डिब्बे को यूज़ करने के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क से रैम मेमोरी पे लोड तो करनी होगी। यस और नो? लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो आप कंप्यूटर ऑन नहीं कर सकते और कोई भी डेटा रैम मेमोरी में ला नहीं सकते। तो ऐसे सिनेरियोज में काम आता है आपकी रोम मेमोरी। ऐसे सिनेरियोज में कौन काम आती है? आपकी रोम मेमोरी। अब होता क्या है? व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द पावर ऑन बटन, जैसे ही हम अपने पावर ऑन बटन पे क्लिक करते हैं, तो पावर ऑन बटन आपकी बायस प्रोग्राम को हिट कर देता है। इट हिट्स द बायस प्रोग्राम। अब इसका मीनिंग क्या है? बायस का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो प्रोग्राम है, उसे आपका पावर ऑन बटन हिट करता है। अब ये प्रोग्राम हम जनरली कहाँ पे स्टोर करते हैं? इन योर रोम मेमोरी। दैट इज नथिंग बट द रीड ओनली मेमोरी। समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे स्टोर होता है? आपके रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इज नथिंग बट दी प्राइमरी मेमोरी। तो आपका सीपीयू डायरेक्टली रोम से कनेक्ट हो सकता है। अब ये बायस प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू दिस बायस प्रोग्राम वी लोड ऑन द रैम। तो इसकी हेल्प से लोड ओएस ऑन रैम। तो जैसे ही आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम मेमोरी में आ जाती है, फिर आपकी आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। दिस इज वेयर वी यूज द रोम मेमोरी। क्लियर है? एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ओएस बूटिंग प्रोसेस। ये इतनी सी नहीं है, ये बहुत लेंदी है, लेकिन ये अभी कवर करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मॉड्यूल्स है, जो लेक्चर्स आपको एलएमएस के थ्रू मिलेंगे, वहां पे इन डिटेल बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। अभी हम बायस प्रोग्राम यूज भी नहीं करते हैं। अभी इसके लिए अलग से फाइल्स यूज की जाती है। वो सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है? अभी के लिए सिंपल। रैम में परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं होता है, बट यस, पावर ऑन बटन क्लिक करने पे ना आपका ये जो बायस प्रोग्राम है वो इम्प्लीसिटली हार्ड डिस्क के रोम पे लोड हो जाता है। वो पावर ऑन पे हमने सेटिंग ही ऐसे डाल के रखी है। नो, सॉरी, माय बैड। रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है। पावर ऑन बटन हिट करने पे आपके हार्ड डिस्क से ये जो बायस प्रोग्राम है वो हीट हो जाए। बेसिकली ये एक्चुअली हार्ड डिस्क पे नहीं होता है। बायस प्रोग्राम इज स्टोर्ड ऑन दी योर मदरबोर्ड। आपके मदरबोर्ड पे एक छोटी चिप रहती है। ठीक है? मदरबोर्ड पे एक चिप रहती है। उस चिप में ये बायस प्रोग्राम स्टोर होता है। तो जैसे हम पावर ऑन बटन हिट करते हैं ना, आपके मदरबोर्ड पे जो चिप है, उस चिप पे ये जो बायस प्रोग्राम हमने स्टोर किया है ना, वो हिट होता है। बायस प्रोग्राम हिट होने पे वो हार्ड डिस्क से आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड करता है। ठीक है? मदरबोर्ड पे एक चिप रहती है, उस चिप पे बायस प्रोग्राम है। उस बायस प्रोग्राम को हीट होने के बाद वी आर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दी रैम। और जब हम कहते हैं कि वी आर लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज नॉट एक्चुअली द ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज योर कर्नल। अब ये कर्नल कहाँ से आ गया? सारी डिटेल्स यू आर गोइंग टू रिसीव इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। आपका ओएस का जो मॉड्यूल है, वहां पे ये सारी चीजें आपको इन डिटेल एक्सप्लेन की है। ऑपरेटिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि देखो,
कोई भी पॉलिटिकल बायस नहीं है, मैं किसी भी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ या मैं किसी पार्टी को फॉलो भी नहीं करती, ठीक है? या मैं किसी की तरफ से भी नहीं बोल रही हूँ। इट इज़ जस्ट एन वन एग्ज़ाम्पल। जनरली ऐसे कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक फेस है, मोदी जी फेस है। उनसे पीछे इंडिया में जो काम चलता है, वो अमित शाह देखते हैं एंड अब्रॉड में जो काम हो रहा है, वो एस जयशंकर देखते हैं, अपने फॉरेन मिनिस्टर, राइट? दिखने के लिए चेहरा किसका दिख रहा है? मोदी जी का, लेकिन काम कौन कर रहे हैं? एस जयशंकर और शाह। एज आई सेड, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। जस्ट ऑन वन एग्जाम्पल। सिमिलरली हर जगह पे चेहरा दिखता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, लेकिन बेचारा कर्नल जो है ना, वो सारी चीजें इंटरनली मैनेज कर रहे हैं। ये कर्नल ही है जो आपकी मेमोरी मैनेज करता है, जो आपके प्रोसेसेस मैनेज करता है। ये एप्लीकेशन यहाँ से वहां पे लोड करो, इस एप्लीकेशन को यहाँ से वहां स्टोर करो, सारी चीजें इज डन बाय योर कर्नल। विदाउट कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ भी मीनिंग नहीं है। ओके, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी मैं उस साइंटिस्ट का नेम भूल रही हूँ। सबसे पहले तो हमने यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर ली थी, लेकिन उसके बाद एक अपने पास साइंटिस्ट था जिसने GNU.org ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन की थी, ठीक है? अब GNU.org ये इसका मीनिंग ही है GNU नॉट अ यूनिक्स। क्या हुआ था? इनिशियली सबसे पहले यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हो गई, तो सबने क्या किया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का रेफरेंस लेके अपने अपने तरीके से एक नई नई अपने नाम के, अपने कंपनी के नाम से अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर दी, ठीक है? तो ये एक साइंटिस्ट ऐसा था, उसने बताया कि भाई मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूनिक्स नहीं है, मैंने उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। लेकिन इस साइंटिस्ट के पास ना कर्नल ही नहीं था, तो कर्नल के सिवा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसे मैंने बताया। तो उसने एक साइंटिस्ट की हेल्प ली, उस साइंटिस्ट का नाम था लिनस। अगेन मैं लास्ट नेम भूल रही हूँ, लिनस ये उसका फर्स्ट नेम है, ठीक है? एक साइंटिस्ट उसे मिला जिसका नाम था लिनस। इस लिनस ने कर्नल डिजाइन किया, लिनस ने कर्नल डिजाइन किया। इसे डिजाइन करने वाला साइंटिस्ट अलग है, कर्नल डिजाइन करने वाला साइंटिस्ट लिनस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट कर्नल एग्जिस्ट नहीं हो सकती। तो इस फर्स्ट साइंटिस्ट ने लिनस की हेल्प ली और उससे कर्नल मांग लिया, एंड दैट्स व्हाई दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज लिनक्स। परफेक्ट सोहेल, थैंक यू सो मच। रिचर्ड स्टॉलमैन, जो नाम मैं भूल रही थी, दैट इज रिचर्ड स्टॉलमैन। और कर्नल डिजाइन करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है लिनस। ऐसे इन दोनों के एफर्ट्स की हेल्प से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गई, दैट इज नथिंग बट दी लिनक्स। ओके, तो चाहता तो अपना जो रिचर्ड स्टॉलमन है वो GNU.org से इस प्रोजेक्ट की हेल्प से मेरा एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे करके वो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर सकता था, क्या कर सकता था, लेकिन कर्नल नहीं था, तो कर्नल की डिपेंडेंसी लिनक्स पे थी। ओके एवरीवन। हाँ, अगेन ये ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल में आपको और भी मजा आ जाएगा जब ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, बिकॉज वहां पे उन्होंने यूनिक्स के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स, लिनक्स के फ्लेवर्स, बेसिकली अपने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बेसिक ओवरव्यू इंटरेस्टिंग वे में दिया है। यूनिक्स कैसे आया, सी प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों लगी, सारी चीजें वहां पे है। तो वो सेशन, वो जो मॉड्यूल है वो आप एंजॉय करोगे। अभी के लिए बस इतना पॉइंट था कि कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहते हैं लोड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन रैम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक्चुअली आपका कर्नल रैम पे लोड होता है। और आपकी अगर ये रैम मेमोरी ऐसे आपको दिखती है कि भाई मेरी रैम ना 8 GB है, सो दिस इज योर रैम ऑफ 8 GB। तो यहाँ पे ना कुछ मेमोरी होती है जो आपके कर्नल को एलोकेट की जाती है, एंड दिस मेमोरी इज नोन एज कर्नल मेमोरी। अब कर्नल को मेमोरी की जरूरत क्यों लगती है? जैसे मैंने कहा कि कर्नल
आपके प्रोसेसेस मैनेज कर रहा है, मेमोरी मैनेज कर रहा है, तो कहीं पे तो ट्रैक रखना होगा ना कि ये प्रोसेस कहाँ पे काम कर रही है, ये मेमोरी कहाँ पे स्टोर की गई है। तो इन सारे डिटेल्स का ट्रैक रखने के लिए कर्नल की मेमोरी अलग रहती है एंड इसके अलावा कुछ मेमोरी हमें एलोकेट हो जाती है। दिस इज समथिंग इज नोन एज यूजर मेमोरी। ओके एवरीवन। तो रैम का इंटरनली ऐसे भी डिवीजन हो जाता है, कर्नल की मेमोरी अलग से रहती है और जितनी भी रिमेनिंग मेमोरी है वो हमें मिल जाए। यस। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर पे, और हम ये जो पाइथन फुल स्टैक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? तो यस, वी आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स या वी आर डूइंग दिस कोर्स टू क्रिएट दिस सॉफ्टवेयर। अब हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर देखे। फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब हम जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, वो सारे एप्लीकेशंस का जो एक प्रोग्राम रहता है, जो एप्लीकेशन है, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी हम यूज कर रहे हैं विंडोज, लिनक्स है, यूनिक्स है, काली लिनक्स है, उबंटू है, वॉट एवर इट इज, इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से वी कैन क्रिएट सिस्टम सॉफ्टवेयर also, and we can create application software also। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना सकते हो या फिर आप एक सिंपल एप्लीकेशन भी बना सकते हो। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दी पाइथन। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर सब ठीक है, लेकिन विदाउट हार्डवेयर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है क्या? कैन बी यूज सॉफ्टवेयर विदाउट हार्डवेयर? मोबाइल नहीं है लेकिन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये देखो। ये सोहेल, कोर पाइथन के लिए मैं ही हूँ। यस। हाँ, सो पॉइंट इज, ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर है। मेरे पास व्हाट्सएप है, मेरे पास व्हाट्सएप की एपीके फाइल है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं। तो मैं उस व्हाट्सएप को यूज कर सकती हूँ क्या? क्या लगता है एवरीवन? नो, राइट? सो सबसे पहले अपने पास एक इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट दी हार्डवेयर। मेरे पास हार्डवेयर चाहिए। अगर मेरे पास हार्डवेयर है तो मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उनमें कुछ तो मीनिंग है, लेकिन उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो मेरे पास हार्डवेयर है, क्या है? अब मेरे पास क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए। अब मेरे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो अब हम कह सकते हैं कि भाई अब मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर सकती हूँ। तो सबसे पहले जो लेयर होता है वो होता है हार्डवेयर का, कि मेरे पास हार्डवेयर होना चाहिए। देन मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होनी चाहिए, और अब मैं यहाँ पे अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उन्हें यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम लेयर्ड फॉर्मेट में हर एक चीज यूज कर रहे हैं। बेस लेयर विल बी ऑफ हार्डवेयर, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर वी आर गोइंग टू यूज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लैपटॉप है, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और मैं डायरेक्टली अगर विंडोज सॉरी डायरेक्टली अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल करके यूज करने की कोशिश करती हूँ तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम देर इज नो मीनिंग फॉर दी हार्डवेयर। ये पूरा जो लिंकिंग है वो क्लियर हो रहा है एवरीवन? कंप्यूटर फंडामेंटल से लेके टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, then hardware software, then memory storages, and then coming to the operating system, और ये लेयर सारी चीजें क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर। क्या लगता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर?
यस एवरीवन। व्हाट इज कंप्यूटर तो देख लिया, व्हाट इज हार्डवेयर भी क्लियर है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सुहेल या तो चैट जीपीटी लेके बैठा है या गूगल पे ही बैठा है। इतने सॉफ्टवेयर refers to a collection of instruction and data that tells a computer how to perform specific tasks. It can include programs, applications, and operating system that enable user to system, interact with hardware and perform functions ranging from simple calculation. Okay, it is the set of program. Perfect. So, इस पूरे लेंदी डेफिनेशन को अगर हम शॉर्ट में समराइज करें तो जो सिद्धेश ने बताया, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दी सेट ऑफ प्रोग्राम। तो परफेक्ट, इट इज नथिंग बट दी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्यों बोल रहे हैं? तो सिंपल देखो, जब आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। एक है मैसेजिंग की फंक्शनैलिटी, दूसरी है स्टेटस अपलोड की फंक्शनैलिटी, देन फोटोज क्लिक करने की फंक्शनैलिटी, ऑडियो रिकॉर्ड करने की फंक्शनैलिटी, वीडियो रिकॉर्ड करने की फंक्शनैलिटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सर्विस। फिर प्रोफाइल सेट करना, करेक्ट? तो अभी जितनी भी चीजें मैंने बोली वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। हर एक फंक्शनैलिटी के लिए हम सेपरेट कोड लिखते हैं, दैट कोड इज नथिंग बट दी प्रोग्राम। तो सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम हर एक फंक्शनैलिटी के लिए लिखा जाता है, दैट इज नथिंग बट दी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दी सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स के सेट को मिला के एक सॉफ्टवेयर बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज प्रोग्राम? अब प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज प्रोग्राम? परफेक्ट, प्रोग्राम इज नथिंग बट दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये क्यों बोल रहे हैं? तो एक्चुअली इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसे हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सिंपल सॉफ्टवेयर है। ऐसे कंसीडर करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एलियन है, और अगर आपके पास एक एलियन आता है, अपने अर्थ पे एलियन आ गया, आप उस एलियन के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, तो एलियन को आपको हर एक चीज इन डिटेल बतानी होगी। हमें उस एलियन को हर एक चीज इन डिटेल बतानी होगी, तभी वो कुछ तो ऑपरेशंस कर सकता है। लेट्स से अभी मैंने धनश्री को बोल दिया कि धनश्री तुम्हें 2 कप चाय बनानी है, तो धनश्री इजीली 2 कप चाय बना सकती है। मैं धनश्री को सिर्फ क्या बताऊंगी, हाँ 2 कप चाय के लिए ना अ, पानी लो, उसमें दूध डालो, उसमें शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो, उसे उबालने दो, और मुझे वो फिल्टर आउट करके दे दे। बस इतनी रफ इंफॉर्मेशन दे दी, लेकिन फिर भी धनश्री मुझे चाय दे सकती है, अच्छी वाली चाय पिला सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से आप एलियंस को इंस्ट्रक्शंस दोगे तो चलेगा क्या? अभी जो मैंने बताया वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही थे। मैंने पहली इंस्ट्रक्शन क्या बताई? पानी लो। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या बताई? दूध लो। फिर चीनी और आपका चाय पत्ती लो, करेक्ट है? फिर मैंने क्या बताया? उसे उबालने दो। ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रही थी सेंटेंस बाय सेंटेंस, दैट इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शंस। ये क्या थी? इंस्ट्रक्शंस थी। अब यहाँ पे अगर मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे भी हो जाता है, फिर भी धनश्री कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि धनश्री ने बचपन से वो देखा है कि भाई पानी लेना है तो वो किस में लेना होगा? पतीले में पानी लेना होगा।
उबालना है तो उसके लिए पहले गैस ऑन करना होगा, उस पे पतीला रखना होगा। ये सारी चीजें धनश्री ने बचपन से देखी है। तो धनश्री को ये इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ भी दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्या लगता है, आपका ये जो कंप्यूटर है, आपकी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बचपन से आपके साथ रही है। आप जो कर रहे हो वो सारी चीजें वो देख रही है, उसे समझ में आ रहा है। ऐसा है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सहेली है क्या, या अपनी कोई रिश्तेदार जिसने ये सारी चीजें देखी है और उसे वो सारी चीजें समझ में आ रही है? नो, राइट। तो अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने हैं और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मुझे धनश्री को बताने हैं, वो दोनों डिफरेंट है। धनश्री को मैं रफली कुछ इंस्ट्रक्शंस बताती हूँ, फिर भी धनश्री वो एग्जीक्यूट कर सकती है इन प्रॉपर वे। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शंस बताते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए। और वो इंस्ट्रक्शंस किस सीक्वेंस में देने हैं, किस फॉर्मेट में देने हैं, कितने डिटेल में देने हैं, इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, दैट इज नथिंग बट द algorithm. That important tool is going to be a algorithm. तो instructions कैसे देने हैं, ये सीखने के लिए we first have to understand what is algorithm and how to write algorithm. जानवी, हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। जब हम कहते हैं प्रोग्राम, तो व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शंस कहते हैं तो हमें लगता है कि घर वाले हर रोज ही हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए, इतने लेट नहीं उठना चाहिए, इतना मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हम अपने घर वालों से हर रोज सुनते ही, करेक्ट? तो इंस्ट्रक्शंस क्या है ये हमें पता है। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शंस हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देने वाले हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस कितनी डिटेल में होने चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज algorithm and how to write algorithm. That's it. Okay. यस। सो जो भी चीजें आज हमने देखी, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स देखना है। ठीक है? जिसमें हमने बेसिक इनपुट आउटपुट क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, फिर सॉफ्टवेयर के लिए क्या चीजें जरूरी है। तो अगर हम कहते हैं कि यूजिंग पाइथन वी कैन क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो। तो एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर है क्या, वो पहले जानना होगा। तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। कैसे लिखते हैं वही सीखने के लिए है। लेकिन सेट ऑफ प्रोग्राम्स में एग्जैक्टली प्रोग्राम में एग्जैक्टली होता है क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में होना जरूरी है। दैट सीक्वेंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। अभी जल्दबाजी करके मैं एल्गोरिदम कवर नहीं करूंगी। अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पे हम एल्गोरिदम कैसे राइट करने हैं, और उसके लिए कुछ आपको एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस असाइनमेंट के थ्रू मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है? और हम उस एल्गोरिदम सॉरी उस असाइनमेंट में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस के लिए वी आर गोइंग टू राइट दी एल्गोरिदम्स। क्लियर है एवरीवन? यस। ओके। जैसे मैंने आपको कल एक लिंक शेयर की थी, अगेन मैंने आज आपको वो लिंक शेयर की है। प्लीज वो फॉर्म फिल करो। उसमें आई थिंक आपका ईमेल आईडी भी पूछा जा रहा है। तो उस ईमेल आईडी पे आपको ये नोट्स आने वाली है। जो भी नोट्स हम यहाँ पे बना रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें आपको उस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है? मतलब लिंक के थ्रू नहीं, वो फॉर्म फिल करो तो आपको उस ईमेल आईडी पे वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड यस, ऑब्वियसली अटेंडेंस ये भी पर्पज है। जो लोग अटेंड कर रहे हैं तो उनके साथ वो सारे नोट्स शेयर हो जाएंगे। दिस इज अगेन वन ऑफ द पर्पज। एंड यस, अब मुझे बताओ, किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? कल किसने यहाँ पे
मार्गदर्शन सेशन अटेंड नहीं किया था, उसकी वजह से कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग प्लेसमेंट, रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स, एनीथिंग? यस धनश्री, बोलो। कोर्स ड्यूरेशन, तो सोहेल मिनिमम 4 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन हमने डिजाइन किया है, लेकिन कहीं पे भी मतलब 4 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया है तो जल्दबाजी में पोर्शन कवर किया, ये नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? तो वो फ्लो देख के ही सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो मिनिमम 4 मंथ्स की ड्यूरेशन है, वो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, 1 डेढ़ मंथ का डिले हो सकता है। सो कंसिडर करो 4 to 5 मंथ्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके सिद्धेश, थैंक यू। यस सिद्धेश, आप वो रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर कर लेना, और जो भी डाउट्स है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी हूँ, प्रगति राउत। तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो। एडमिशन होने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर की थी जानवी, जस्ट अ मिनट, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। ये जो मैंने लिंक शेयर की है वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ठीक है? उस टेलीग्राम ग्रुप पे ना आपको मीटिंग की लिंक भी आती है और रिकॉर्डिंग की लिंक भी आती है। जस्ट अ मिनट, मैं वो भी आपको शेयर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये अभी के लिए तो पाइथन डेटा साइंस का ग्रुप है, ठीक है? सिमिलर वे में आपका पाइथन फुल स्टैक का भी ग्रुप रहेगा। तो ये आपके सेशन की लिंक है। हर रोज आपको इसी ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, वो सेशन की लिंक आ जाएगी। एंड यस, ये जो कल का सेशन हुआ था उस सेशन की लिंक, डे 1। चैट बॉक्स में शेयर की हुई चीजें सिद्धेश नहीं आएगी, वो आपको वहां पे कॉपी पेस्ट करके रखना होगा। ओके, या फिर जो नोट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको गूगल ड्राइव की हेल्प से मिल जाएंगे, वो मैं ड्राइव पे अपलोड करती जाऊंगी। 1 मिनट, ये ना डेटा फॉर सेशंस करके अपने पास एक गूगल ड्राइव, तो यहाँ पे मैं जितने भी सेशंस लेती हूँ उसके लिए अलग से फोल्डर मैंने क्रिएट करके रखा है, जैसे कि माई एसक्यूएल बाय प्रगति। तो ये यहाँ पे जो MySQL के लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स के नोट्स, क्लास डेमोज, जो भी असाइनमेंट्स है उनके लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट किए। यहाँ पे मैं अपलोड करते जाऊंगी, वो ड्राइव की लिंक आपको शेयर की जाएगी। यस, अपने सारे क्लासेस गूगल मीट पे ही होंगे। यस, और किसी को कुछ डाउट? साइली, धनश्री, जानवी, आपको वो गूगल मीट, सॉरी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल गई? आपने वो, एवरीवन प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहीं पे आपको सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं, ठीक है? फीस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो भी वहीं पे पता चलेंगे। एंड हाँ सिद्धेश, यू कैन। सिद्धेश, आपकी आवाज नहीं आ रही।
हाँ, सोहेल, आपको जो भी क्वेश्चन्स है वो पूछ लो एवरीवन। ये कोर्स ना सोहेल, पाइथन फुल स्टैक विद डेटा साइंस है। तो पाइथन फुल स्टैक के लिए जो भी टॉपिक्स है जैसे कि कोर पाइथन, फ्लास्क, जैंगो, देन फ्रंट एंड के लिए वेब प्रोग्रामिंग, बैक एंड के लिए आपका डेटाबेस, तो ये सारी चीजें तो आपकी पाइथन फुल स्टैक के लिए कवर हो जाएगी। आफ्टर दैट आपको डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस के भी अलग से मॉड्यूल रहेंगे टू कवर दी पार्ट ऑफ डेटा साइंस। तो दोनों कोर्सेस हम यहाँ पे 4 to 5 मंथ्स में कवर कर लेंगे। अगर आप एआई की हेल्प से कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो सिद्धेश, तो सेम एप्लीकेशन का कोड सोहेल को मिल सकता है, साइली को मिल सकता है, राइट? अब लेट्स कंसिडर कि साइली एथिकल हैकर है। तो साइली को अगर वो कोड एआई के थ्रू मिल जाता है, आई एम सो सॉरी सिद्धेश, आपका ना कोई भी आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। वो सिर्फ ऐसे मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ, सो पॉइंट इज, एआई की हेल्प से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हो तो वो कोड इजीली हर किसी को अवेलेबल हो जाएगा, सोहेल को भी, साइली को भी। साइली अगर हैकर है तो साइली उस कोड को यूज करके आपके एप्लीकेशन में बग इंसर्ट करना उसके लिए बहुत ही इजी रहेगा। वो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान टास्क है उसके लिए। करेक्ट? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर एआई की हेल्प से ही एप्लीकेशंस क्रिएट कर, यस सोहेल। अब दूसरी बात, यूजिंग एआई, अगर हम प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं तो ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एआई के लिए बहुत हेल्पफुल है। जनरली एमएल एआई यूजिंग पाइथन ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपका पाइथन का बेस क्लियर हो जाता है, पक्का हो जाता है, तो एआई एमएल में शिफ्ट होना आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। एआई एमएल में शिफ्ट होने के लिए भी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप डेटा साइंस भी कवर कर रहे हो और डेटा का स्कोप बहुत बड़ा है। मतलब इस दुनिया में, जो आपने कहा कि टुडेज वर्ल्ड, तो यहाँ पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एआई एमएल जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस चीज पे काम कर रहे हैं, वो डेटा के बेसिस पे काम कर रहे हैं। एंड यूजिंग डेटा साइंस वी आर गोइंग टू, क्या मतलब, वही सीखने वाले हैं कि भाई डेटा के साथ डील कैसे करना है। तो अगेन, ये यूजफुल रहेगा क्या? यस। जितने भी मेरे डेवलपर्स दोस्त हैं या इवन मैं भी, एआई की हेल्प से मुझे बेसिक कोडिंग की आइडिया मिलती है क्या? यस, मिलती है। लेकिन अगर मुझे एप्लीकेशन डिजाइन करना है तो नहीं, एआई की हेल्प से वो एप्लीकेशन हम उतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं कर सकते। ये मैं खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। चैट जीपीटी की हेल्प से मैं पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकती हूँ क्या? कर सकती हूँ, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स जो चाहिए वो मुझे चैट जीपीटी नहीं देता है, कोई भी एआई टूल नहीं देता है। एंड डेवलपर्स को सिद्धेश आपका एआई कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है?
अगेन वो अपने ही हाथ में है, तो डोंट वरी। नहीं, नहीं, हमारी जॉब सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन येस, इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई आप उतने स्किल्ड होने चाहिए। इंटरव्यूअर को ये हम क्लैरिटी दे पाते हैं क्या कि भाई चैट जीपीटी से भी बढ़िया काम मैं कर सकता हूँ। इतनी स्किल्स मेरे पास है क्या? इतने स्ट्रॉन्ग स्किल्स मेरे पास है क्या? दैट मैटर्स। ठीक है? बस इतना ही हुआ है कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में ना जब वो चैट जीपीटी नहीं था वगैरह, ये जो माहौल था या बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे जो मास हायरिंग हुई थी, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा नहीं थी। एक्चुअली कंपटीशन नहीं थी। अब सब लोग इतने खुद को इम्प्रोवाइज कर चुके हैं, ऊपर से एआई इतना स्ट्रांग हुआ है ना। अब यहाँ पे अ, आप कहीं पे भी आपके स्किल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कंपटीशन बहुत बड़ी है, तो स्किल्स होना मैंडेटरी है। उसके अलावा आप यहाँ पे सरवाइव ही नहीं कर सकते। सबको लगता है कि आईटी इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा है, नहीं है ऐसा। स्किल्स कम पड़ रहा है। लिटरली पहले ऐसा होता था कि चलो किसी तो कंपनी ने लोगों को मतलब हमें हायर कर दिया कैंडिडेट्स को, और हायर करने के बाद उनका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता था। तो इंडस्ट्री में जाने के बाद उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था। अब ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का फंडा है ना, ये भी बहुत कम होते जा रहा है। ये इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट ऐसी कंपनीज ही है जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जनरली अब ये जो ट्रेनिंग का फेज है ना, वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप खुद ही खुद को पढ़ाओ। आप उतने स्किल्ड होने चाहिए, या फिर आप कहते हो ना कि एआई है, तो एआई ने तो बहुत सारी फैसिलिटीज दी है, तो उससे पूछ पूछ के आप सीख लो टेक्नोलॉजी, और हमें प्रूव करो कि यू आर कैपेबल, एंड हमने आपको हायर करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कंपटीशन बस बड़ी है, लेकिन अपनी जॉब सिक्योरिटी अभी भी वैसे ही है। बस हाँ, स्किल्स आर मैंडेटरी। अब स्किल्स के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। बस इतना है। ठीक है? यस सिद्धेश, आप ये कर सकते हो। एक्चुअली कर सकते हो। और एक सजेशन मेरा रहेगा कि जिस भी कंपनी को आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहां पे उनके रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की रिक्वायरमेंट्स। तो वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की हेल्प से ना आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो हर बार मॉडिफाई किया करो। ये सजेशन सबके लिए है। जब भी आप किसी कंपनी को अप्लाई करोगे, तो रेज्यूमे अपलोड करने से पहले उस जॉब रोल के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस हर बार मॉडिफाई किया करो। तो यस सिद्धेश, यू कैन डू दैट। अरे बाप रे, नाइस। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा ना सोहेल, तो वो आपका बेस क्लियर करने के लिए रहेगा। ठीक है? तो हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लूप, इफ एल्स कैसे यूज करना, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इंडस्ट्री इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी भी कंपनी इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे आपके असेसमेंट मतलब कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो कोडिंग टेस्ट की आइडिया लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, बाय इम्प्लीमेंटिंग, बाय प्रैक्टिसिंग एक्स्ट्रा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी ऑफ द हैकर रैंक लीड कोड। सबसे पहले आपको हैकर रैंक एंड गिग्स फॉर गिग्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन दो प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से, गिग्स फॉर गिग्स एंड हैकर रैंक, इसकी हेल्प से हम जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बेसिस पे जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं वो सॉल्व करने हैं एज अ एक्स्ट्रा हार्ड वर्क।
और जब आप हैकर रैंक पे कंफर्टेबल हो जाते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आई सजेस्ट कि गो फॉर द लीड कोड। अगर यहाँ पे जो भी आपने सीखा है, वो इम्प्लीमेंट करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो यस, वो आपके लिए इनफ रहेगा। लेकिन हैकर रैंक, लीड कोड, इस पे जाने से पहले आपके असाइनमेंट्स, आपके क्लास टेस्ट, ये सारी चीजें स्ट्रांग होना भी जरूरी है। तो पहले ये कंप्लीट करो, फिर हैकर रैंक, लीड कोड करो, देन वी कैन से हाँ भाई ये इनफ है। यस सिद्धेश, एब्सोल्युटली। चैट जीपीटी जैसा चैटबॉट हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। पहले अगर अपन लॉकडाउन के टाइम पीरियड में मिले होते ना, तो मैं सच में कहती कि अपने असाइनमेंट्स मोर देन इनफ है एंड ऑल, क्योंकि वो सच में वैसा टाइम पीरियड था। लेकिन अब ये टाइम पीरियड चेंज हो चुका है। जस्ट अ मिनट। था। हाँ, लेकिन अभी का टाइम पीरियड सच में चेंज हुआ है। लिटरली पहले इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता था रिवर्स द स्ट्रिंग, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। ये लिटरली बेसिक क्वेश्चंस है। ये हम अपने असाइनमेंट्स में सारे कवर कर रहे हैं। लेकिन अब अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है, जैसे मैंने कहा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो अब जो भी क्वेश्चंस रहते हैं इंटरव्यू के, वो सारे क्वेश्चंस गिग्स फॉर गिग्स, हैकर रैंक और लीड कोड, इन्हीं प्लेटफॉर्म से आते हैं। इसी प्लेटफॉर्म की असेसमेंट रहती है। तो इसलिए हमें असाइनमेंट से बढ़कर थोड़ा आगे बढ़ना होगा। और उसमें जो भी डाउट्स है, जहाँ पे भी आपको डिफिकल्टी है, तो वो हम अपने सेशन में कवर करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। इट हार्डली मैटर्स सिद्धेश। मतलब एक सीनियर है मेरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो अगेन उन्हीं ने बताया था कि इट हार्डली मैटर्स कि ग्लोबल लेवल के सर्टिफिकेशंस जो है। लेकिन यस, कुछ सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं। डिपेंड्स कि आप कौन से सर्टिफिकेट ले रहे हो। जैसे कि जावा के लिए अपना जो ओएससीजीपी का एक सर्टिफिकेशन रहता है उसका, जावा के लिए तो वो बहुत मैटर करता है। पहले वो एससीजीपी था, अब वो ओएससीजीपी हो चुका है, ओरेकल के थ्रू जो मिलता है जावा के लिए। तो ऐसे पाइथन के लिए भी है, मैं वो नाम भूल रही हूँ, बट आई विल टेल यू। तो ऐसे कुछ गिने चुने सर्टिफिकेट्स है ग्लोबल लेवल के जो मैटर करते हैं। रैंडम सर्टिफिकेट्स मत लो, मतलब उसमें टाइम वेस्ट करने का कुछ फायदा नहीं है, ऑनेस्टली। जावा का ओएससीजीपी रहता है, ओएससीजेपी। See, this course is enough to crack all those global certificates, but yes, of course, we have to put some hard work also. तो इस कोर्स के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी एक्सप्लोर करनी होगी। ओके सिद्धेश। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है ना, वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। क्योंकि आपको बेसिक की क्लैरिटी इतनी अच्छे से मिल जाती है कि आपको जो बाकी के कंसेप्ट है वो समझने में दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके लिए मैं आपको जरूर रेफर करूंगी कि एडमिशन के बाद जो आपको सी का एलएमएस एक्सेस मिलता है ना, तो वो सी प्रोग्रामिंग के जो सेशंस है, वो प्लीज गो थ्रू कर लेना। सच में आपको उसकी हेल्प होगी। पाइथन में हम लिट पाइथन इज जस्ट लाइक अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो वहां पे हम सिंपल इंग्लिश सेंटेंस जैसे टाइप करते हैं ना, वैसे पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन जैसे नहीं है। तो अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में भी शिफ्ट होना है, तो उसके लिए आपको हेल्प होगी सी प्रोग्रामिंग की। तो वो जरूर गो थ्रू करना। अगर प्रोग्रामिंग
फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे फोकस करो। कोर पाइथन का मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सी प्रोग्रामिंग का मॉड्यूल ज़रूर देखना। एक बार कोर पाइथन पे हाथ बैठ जाता है ना, तो फ्लास्क, जेंगो में कोर पाइथन में कोडिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है? कन्फ्यूजन होगा अगर आप दोनों लैंग्वेज को डिफरेंट रख के करोगे। कंपैरिजन की हेल्प से करोगे तो ज़रूर हेल्प होगी। अब मैं ही एक दिन में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कभी जावास्क्रिप्ट, कभी रिएक्ट, कभी एंड्रॉयड, इन सारे लैंग्वेजेस पे एक ही दिन में बहुत बार काम होता है मेरा। देखा जाए तो कंफ्यूजन होना चाहिए क्या? यस, होता है क्या? थोड़ा बहुत होता है। बहुत बार मैं प्रिंट की जगह पे प्रिंटफ लिख देती हूँ। लेकिन फंक्शनैलिटीज़ क्लियर है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपैरिजन की हेल्प मतलब कंपेयर करो 2 टेक्नोलॉजीज़ को, 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो मज़ा आएगा। हर एक कंफ्यूजन के लिए एक ही सॉल्यूशन है, दोनों को कंपेयर करना और उसे एन्जॉय करना। ओके एवरीवन। अरे! यस। चलो, सोहेल, साइली, धनश्री, जाह्नवी, आपको कुछ डाउट है? ऐसे डिस्कशंस हम करते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं अपने सेशन में, तो मज़ा आता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंटरैक्टिव रहो, बहुत सारी चीज़ों पे बात हो जाएगी। आपको अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें मैं बताती जाऊँगी, आपको भी वो पता चलेगी, तो मज़ा आएगा, ठीक है? चलो, अब लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग नहीं, 2 दिन की छुट्टी है। मंडे को मिलते हैं एवरीवन, चलेगा? शैल वी स्टॉप फॉर नाउ? चलो, बाय बाय एवरीवन, वेलकम, बाय, गुड नाइट। यस।